हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी तक कितने दो कहानियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, आज हमारी दो कहानियां और कंप्लीट होंगी। एक टोकरी भर मिट्टी और दूसरा राही राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो ये दो कहानियां आज मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं मेन पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हमको 10 पेज भर के नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि समय कम है। ठीक है, हमारा जून में ही एग्जाम होने वाला है, इसलिए टाइम कम है। तो हम लोग मेन पॉइंट पढ़ेंगे जो कि जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा है क्या, एक टोकरी भर मिट्टी है ना। एक टोकरी भर मिट्टी, ये किसकी कहानी है? माधवराव सप्रे की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या देखेंगे? इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे सबसे पहले। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे कंटेंट यहाँ से बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। इसके पहले जो यूजीसी नेट स्पेशल क्लासें हैं वो देख लीजिए, वहाँ पर आदिकाल का पूरा मिल जाएगा आप लोगों को कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठभूमि। यह कहानी 1901 में चंडीगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? मित्र पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? चंडीगढ़ से। 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है। कैसी कहानी है? एक तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, दूसरी क्या है? आदर्शवादी कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? इसका कहानी का कथासार है। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खोलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है ना। एक छोटी सी आदर्शवादी कथा है। एक छोटी सी क्या रहती है? झोपड़ी रहती है। वो भी क्या किसकी रहती है? एक बूढ़ी विधवा की रहती है, बूढ़ी औरत की रहती है। ठीक है, यहाँ पर इसके मुख्य पात्र देखेंगे है ना। तो वो झोपड़ी को कौन हटवाता है? जमींदार हटवाता है। तो उसकी आंखें खोलने के लिए गरीब को क्यों ऐसा परेशान किया जा रहा है, इसके लिए वो इन्होंने ये कहानी की रचना की। यहाँ पर देखिए पात्र हैं इसके। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर है पात्र। ठीक है, यहाँ है ये मुख्य पात्र। बुजुर्ग विधवा रहती है, मतलब कि एक बूढ़ी विधवा रहती है। अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, मतलब कि उसका एक पुत्र था वो भी मर चुका था, और जो उसकी बहू थी वो भी मर चुकी थी। अब एकमात्र पोती है, एक पोती रहती है उनके सीने का सहारा, मतलब उनके जीने का सहारा एक पोती रहती है। उसी टाइम पे जमींदार तंभी व्यक्तित्व बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना, मतलब कि उसके ऊपर एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा पाती है जब वो वृद्ध विधवा किसकी? जमींदार की। तो वो क्या करता है? उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके गौड़ पात्र देखेंगे ना। तो मुख्य पात्र में कौन है? बूढ़ी विधवा है, उसकी जो बहू है और पुत्र है। और मेन पात्र मुख्य पात्र में बूढ़ी विधवा और पोती को ही मानेंगे। एक उसका बेटा और जो थी बहू थी वो मर चुकी है। ठीक है, और क्या है? जमींदार है। ठीक है, तो ये तीन लोग मुख्य पात्र हैं। जमींदार, विधवा, बूढ़ी विधवा, पोती और जमींदार, ये तीन मुख्य पात्र है ना। यहाँ पर देखेंगे गौड़ पात्र है ना। गौड़ पात्र मतलब कि इसके अन्य पात्र क्या है? बुजुर्ग विधवा की पोती है, बुजुर्ग विधवा की पोती है, वकील, जमींदार का वकील है। जमींदार का क्या है? वकील है। यहाँ पर विशेष में देखेंगे इसकी विशेष पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा शोषण का चित्रण हुआ है। ठीक है, विधवा की महिला पर विधवा जो बूढ़ी विधवा है उसको दुख दिया गया है, शोषण का चित्रण किया गया है। कहानी की मूल संवेदना है हृदय परिवर्तन। ठीक है, इसकी मूल परिवर्तन क्या है? संवेदना है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र है। क्या है? लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ है इस कहानी में। और हृदय परिवर्तन किसका हो जाता है? तो अहंकारी जमींदार का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है हमारा क्या? मानवता का संदेश। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। वर्ग भेद इसमें क्या क्या हुआ है? गरीब बुजुर्ग महिला का भेदभाव हुआ है। अमीर जमींदार
किया है। कौन किया है? अमीर जमींदार। कहानी का केंद्रीय तत्व क्या है? आदर्शवादी है। कहानी का केंद्रीय तत्व है आदर्शवादी है ये कहानी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे मुख्य इसके उदाहरण है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा झोपड़ी थी, मतलब कि विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई थी। मतलब जमींदार के पास इतना बड़ा महल होते हुए भी वो उस झोपड़ी को भी अपने अंडर में करना चाहता था। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, मतलब बहुत लोगों ने कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। वो कई जमाने से, कई शताब्दियों से वो रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया। मतलब उसका जो पति था वो भी उसी झोपड़ी में मर गया, और पतोहू मतलब कि उसकी बहू भी एक 5 वर्ष की कन्या थी। एक 5 साल की उसकी सिर्फ क्या थी? पोती थी। कन्या को छोड़कर चल बसी थी उसकी बहू। ठीक है, तो क्या थी इसकी? ठीक है, तो उनके पास सिर्फ कौन थी? 5 वर्ष की कन्या थी। 5 वर्ष की कन्या थी, और उनकी पतोहू और बेटा भी क्या हुआ था? मर गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके देखेंगे कहानी के, और यही मेन पॉइंट है, इसलिए मैं जो 10 पेज 5 पेज की जो कहानी है उसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर मेन पॉइंट ही आप लोगों को बता रही हूँ। उस झोपड़ी में उसका मन लगा था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी, और उस झोपड़ी में वो रहने के लिए राजी थी और वहां से निकलना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी मेरी जब तक जिंदगी है मैं यहाँ ही रहूं। ठीक है, बाल की खाल निकलने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया, और जबरदस्ती जमींदार ने क्या किया? पैसे भर करके वकीलों के द्वारा क्या किया? उनकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया गया, है ना? उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया गया। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। कौन कह रही है? बूढ़ी माँ कह रही है। बूढ़ी विधवा कहती है कि जब से उस झोपड़ी को छोड़ करके मैं आई हूँ तब से मेरी पोती ना तो खाती है ना तो पीती है। मैं बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती है। यही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि यह झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। ऐसा विधवा का सोचना था कि पोती को कैसे तो करके खाना खिलाना है। वो सोच रही थी कि वहां के मैं एक टोकरी मिट्टी लाऊंगी और क्या करूंगी? उसका चूल्हा बनाऊंगी और उसी में रोटियां बनाऊंगी तो मेरी पोती खाएगी। ऐसा सोच करके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ऐसा सोच करके विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, मतलब कि याद आ गई पुरानी बातें। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह माने मतलब कि प्यार हुआ। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, मतलब कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और आंतरिक जो पीड़ा थी, दुख मतलब कि पीड़ा, आंतरिक जो पीड़ा थी किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। उन्होंने कहा कि आप इस पर सोचिए। किसने कहा? विधवा ने कहा। किससे कहा? जमींदार से कहा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जमींदार साहब धनमंद के गर्भित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे।
वो धन के मारे, धन दौलत के मारे अपना अपना क्या कर रहे हैं, क्या कर्तव्य है उनका, वो सब भूल बैठे थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। विधवा के ऐसे वचन, ऐसी बातों को सुनकर के उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनके जो कर्म थे, जो उन्होंने बुरे कार्य किया था, उनसे के उन कर्मों की क्षमा मांगने लगा और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस दे दी। और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी को क्या किया, वापस दे दिया। किसकी, विधवा को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो ये तो रही हमारी कुछ एक टोकरी भर मिट्टी के कुछ मेन पॉइंट, ठीक है। अब ये आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और चाहे तो नोट्स भी बना लेना, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एजुकेशनल एकेडमी से, तो वहां पर आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, PDF नोट्स उसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट कहानी हम लोग पढ़ेंगे क्या, राही कहानी पढ़ेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट कहानी हमारी है राही, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी कहानी है और ये भी सिलेबस में है। सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही आक्रामकता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये मुक्तिबोध ने कहा था इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कहानी का क्या मुख्य टाइटल है, ठीक है, संग्रह सीधे साधे चित्र। 1947 में अंतिम कहानी संग्रह है इनका, किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान का। रूपा, दुराचारी, कैलाश नानी और मंगला, बिहाहा, हिंगवाला, कल्याणी, राही, दो साथी, तांगेवाला, प्रोफेसर मित्र और क्या, गुलाब सिंह। यहाँ पर देखेंगे इसका कथासार देखेंगे, कहानी का। यहाँ देखिए कथासार है। राही की विशेषता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता सुलोचना और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। ये जेल का परिवेश है इसमें। यहाँ पर देखेंगे इसका मुख्य पात्र, इसके देखेंगे कहानी के मुख्य पात्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य पात्र में क्या है, राही में मांगरोरी जाति के एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है, चोरी के आरोप में जेल जाती है। और इसकी मुख्य पात्र अनीता है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है, ठीक है। तो ये तो है इनके मुख्य पात्र, ठीक है, इस कहानी के राही के। नेक्स्ट ये है इसके गौड़ पात्र, पति राही का पति है ना, राही जो रहती है, कहानी का नाम जो राही है उसके पति, जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा रहता है राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है और इसी कारण ये जेल जाती है। यहाँ पर मुख्य देखेंगे तो विशेष में क्या है, संवादात्मक एवं कथात्मक कहानी है ये। मंगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है, स्त्री वेदना की झलक है, राष्ट्रीय भक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग हुआ है, देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या पर चित्रण हुआ है, गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण किया गया है, गरीबी की समस्या का भी चित्रण किया गया है इस कहानी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ देखिए मानव धर्म की प्रतिष्ठा का किया गया है। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है, राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं का व्यंग किया गया है, ठीक है, कांग्रेसी नेताओं का व्यंग हुआ है। और राही के ऊपर किसका आरोप लगा है, गेहूं चोरी का, और गेहूं ये चोरी करती है क्योंकि वो गरीब रहती है। यहाँ पर इसके मुख्य उद्धरण को देखेंगे तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते, हमें मजदूरी नहीं मिलती, सरकार हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख नहीं ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा बोझ ढोने के
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके। वो कह रही है कि बोझ ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भाग रही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। राही और अनीता के मध्य का संवाद। आगे क्या है, राही और अनीता के बीच जो बातें होती हैं उसका जिक्र है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में। मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का सम्मान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के लिए, अन्न के लिए चोरी करते हैं। ऐसा किसने कहा? अनीता ने कहा। यहाँ पर देखेंगे, और कुछ लोग पेट अन्न के लिए चोरी करते हैं। उनके बाद उसके पास विचारक की अधूरता के कारण, यह सरकारी वकील के चतुरपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और एक और तो यह कैदी हैं तो जेल आकर सचमुच। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जेल जीवन के कष्ट उठाती है और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंडोरा पीटते हुए जेल आते हैं, हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का शील लग जाती है। नेतृत्व की शील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है या हमारी 5वीं जेल यात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहती है कि और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे अनीता कहती है कि अनीता सोच रही थी कल तक जो खच्चर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खच्चर पहनने लगे। यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्त है या फिर सत्ता भक्त, है ना। कौन बोलती है? अनीता बोलती है। वो कहती है वास्तव में सच्ची देशभक्त तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, या ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत क्या हैं, परिचित हैं। पर इन गरीबों के पास न घर है, न द्वार है, अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा क्या है, अशिक्षा और ज्ञान का इतना गहरा क्या है, पर्दा।
इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इनके पास इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि ये इनको चोरी को छोड़ करके और इनके पास कोई भी करने के लिए कुछ भी सहारा नहीं है। इनके पास अशिक्षा की क्या है, कमी है, मतलब कि शिक्षित नहीं है। संसार की मृग शिक्षिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा संसार की जो जीविका है उसके चक्कर में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली के चूक कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ही लोगों को छोड़ करके बाकी के लोग अपने ही समुदाय में क्या रहते हैं, खोए रहते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता है, सत्य असत्य की समझ नहीं रहती है, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। तो इस कहानी में राही कहानी में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक स्त्री की दीन दशा पर, उसकी गरीबी पर चित्रण किया है। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही पॉइंट में वो पॉइंट मैंने डाला है। और यहाँ पर अनीता जो वकील रहती है, ठीक है, वो जो रहती है अनीता, वो क्या करती है, वो समझ जाती है कि एक गरीब के ऊपर क्या दशा बीत रही है और कैसे उसे हमें उस दशा से कैसे हमें उसे निकालना चाहिए। उसके पास अशिक्षा है, उसके पास ज्ञान नहीं, उसके पास शिक्षा नहीं है, तो हमें इस हालत में उनको बढ़ावा मतलब उनको सहायता देनी चाहिए, ना कि उन्हें जेल में सड़ाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण उनके बच्चे भी भूखे मरते हैं घर में और इधर उधर क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। ये इन्होंने बताया है। ठीक है, और स्त्री पर ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट एकदम फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।